कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने कक्षा 7 के हिंदी विषय में पाठ नंबर 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई का अभ्यास किया था। अब आज हम जो उसी पाठ में आगे के जो है शब्दार्थ और अभ्यास और स्वाध्याय के जो प्रश्न है वो हम करेंगे। शब्दार्थ: इरादा, इरादा यानी कि विचार या संकल्प। लिफाफा, लिफाफा यानी कागज की वह चौकोर थैली जिसके भीतर चिट्ठी या कागज पत्र रखकर भेजा जाता है। ढेरों, ढेरों यानी कि बहुत ज्यादा या अधिक। लेंस, लेंस यानी सुसज्जित। अनुसंधान, अनुसंधान यानी कि आविष्कार। खोज यानी आविष्कार, खोज, संशोधन। उपाधि यानी कि प्रतिष्ठा सूचक पद या खिताब। आगे है अभ्यास। उसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक चर्चा कीजिए। पहला है विक्रम साराभाई ने अपने नाम खुद क्यों चिट्ठियां लिखी होगी। तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि विक्रम साराभाई को अपने नाम खुद क्यों चिट्ठियां लिखी। तो उनमें प्रसिद्धि होने की इच्छा बचपन से ही जाग उठी थी और इसी वजह से उन्होंने देखा कि उनके पिताजी के ऊपर ढेरों सारे खत आते हैं, चिट्ठियां आती है, तो उनमें भी ये इच्छा हुई कि उनके ऊपर भी पत्र, उनके नाम भी पत्र आए। और इसी वजह से उन्होंने भी क्या किया, तो पिताजी के ऊपर जो पत्र आते थे तो उन्हीं लिफाफों पर उन्होंने अपना नाम लिखा और वो लिफाफे डाकघर में डाल आए। इस तरह से उनके नाम पर भी चिट्ठियां आने लगी। इसी वजह से उन्हें इसी कारण उसे भी प्रसिद्धि पाने के इच्छा से उन्होंने खुद ही अपने ऊपर चिट्ठियां लिखी होगी। दूसरा है विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते थे। इस तरह आपको क्या करना पसंद है, ये आपको खुद करना है कि विक्रम साराभाई को साइकिल पर विभिन्न कलाबाजी दिखाने का शौक था, तो आपको भी वैसे कोई ना कोई शौक होगा, तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। आगे है इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए विक्रम साराभाई के बचपन की घटना अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर विक्रम साराभाई के बचपन की घटनाओं को अपने शब्दों में लिखना है, तो वो भी आपको पाठ पढ़कर खुद से करना होगा। आगे है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शिक्षक छात्र से पूछेंगे और छात्र शब्दकोश से अर्थ ढूंढकर उत्तर देने के लिए अपना हाथ खड़ा करेंगे। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, तो उन शब्दों के जो अर्थ है वो शब्दकोश से ढूंढकर हमें लिखना है। पहला है गाथा, गाथा यानी कि कथा। दूसरा है प्रतीक, प्रतीक यानी कि चिन्ह। आगे है विक्रम, विक्रम यानी कि वीरता। तत्पश्चात, तत्पश्चात यानी कि उसके बाद। कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज यानी इंग्लैंड का एक विश्वविद्यालय। भौतिक, भौतिक यानी कि सांसारिक। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष यानी कि आकाश। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला मतलब वह स्थान जहां विज्ञान संबंधी प्रयोग किए जाते हो वह। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय। मृत्यु, मृत्यु यानी कि मरण। ऊर्जा, ऊर्जा यानी कि शक्ति। युवा, युवा यानी कि युवक। उत्कृष्ट यानी कि श्रेष्ठ। स्मारक यानी कि स्मृति चिन्ह। पुरस्कार यानी कि इनाम। हवाई, हवाई यानी कि काल्पनिक या हवा से संबंधित। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 4। शब्दार्थ में निर्देशित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे हमें शब्दार्थ में जो शब्द दिए गए हैं उन्हें हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। तो शब्दार्थ में पहला है इरादा। ठीक है, तो वो हम करेंगे इरादा। तो इरादा का वाक्य प्रयोग हमें करना है। हमारा इरादा हमेशा बुलंद होना
चाहिए। दूसरा है लिफाफा, तो उसका वाक्य हम बनाएंगे लिफाफे के ऊपर पिताजी का नाम है। आगे है ढेरों, तो ढेरों का वाक्य बनाएंगे दीपावली पर ढेरों मिठाइयाँ बिकती है। लेंस, तो उसका वाक्य बनेगा हमारी पाठशाला में वैज्ञानिक उपकरणों से लेंस प्रयोगशाला है। पांचवा है अनुसंधान, अनुसंधान का हम वाक्य बनाएंगे वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे रहते हैं। आगे है उपाधि, उपाधि का हम वाक्य बनाएंगे मैं भारत रत्न की उपाधि पाना चाहता हूँ, या तो फिर डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत रत्न की उपाधि मिली, ऐसा हम वाक्य बना सकते हैं। आगे है पांचवा प्रश्न, दूरदर्शन यानी कि टीवी देखना लाभदायी है या हानिकारक, क्यों? कारण सहित तर्क दीजिए। अभी जो दूरदर्शन यानी टीवी देखना लाभकारक है या हानिकारक, तो इसके दोनों पहलू है, लाभदायी भी है और वो हानिकारक भी है। तो ये जो प्रश्न है वो हम नोटबुक में लिखेंगे, इसकी वजह से हम यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं करते हैं। आगे है स्वाध्याय। पहला है कोष्टक में दिए गए शब्दों को उदाहरण के अनुसार बल्ले पर इस तरह रखो जिससे अर्थपूर्ण वाक्य बने। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उन्हें हमें इस प्रकार लिखना है जिससे वो अर्थपूर्ण वाक्य बन जाए। तो उसमें पहला हमें उदाहरण के तौर पर दिया गया है भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। तभी दूसरा हम बनाएंगे किस तरह बनेगा, तो पहला बनेगा विक्रम साइकिल पर कलाबाजियां करते थे। दूसरा बनेगा यह बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। तीसरा वाक्य बनेगा उनके प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई है। आगे फिर बनेगा डॉक्टर विक्रम ने भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान दिया। तो इस प्रकार वाक्य बनेगा। आगे है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित एक वचन शब्दों का बहुवचन बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर हमें दिया गया है, पहला है लड़का, तो लड़का का उदाहरण के रूप में दिया गया है लड़का, या लड़का का बहुवचन होता है लड़की। ठीक है, तो उसका हमें वाक्य प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हमें वाक्य प्रयोग करके दिया है लड़का मैदान में खेल रहा है, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तो इस प्रकार बाकी के भी हमें करने हैं। दूसरा है किताब, किताब का बहुवचन होता है किताबी। तो उसका वाक्य प्रयोग करेंगे मैंने किताब खरीदी, या फिर उसका दूसरा वाक्य बनेगा मैंने 2 किताबें खरीदी। तीसरा है नदी, नदी का बहुवचन होता है नदियां। तो नदी हमें पानी देती है, दूसरा वाक्य बनेगा नदियां हमें पानी देती है। आगे है नारी, तो नारी का बहुवचन होगा नारिया। तो उसका वाक्य बनेगा नारी मधुर गीत गा रही है। दूसरा वाक्य बनेगा नारियां मधुर गीत गा रही हैं। आगे है माली, तो माली का बहुवचन है, माली का बहुवचन माली ही रहेगा। उसका वाक्य बनेगा माली पौधों से फूल तोड़ रहा है। और बहुवचन के माली का वाक्य होगा माली पौधों से फूल तोड़ रहे हैं। तो इस प्रकार ये सारे वाक्य बनेंगे। अब हम आगे करेंगे प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर एक परिच्छेद दिया गया है, उसे हमें मातृभाषा में यानी कि गुजराती में अनुवाद करना है। तो हम करेंगे वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे बल्कि
व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। तो इसका हम अनुवाद करेंगे। તેઓ ફક્ત ઉચ્ચ કોટીના વૈજ્ઞાનિક જ ન હતા, પરંતુ કામમાં વ્યસ્ત રહેવા છતાં કલા, શિક્ષણ તથા સમાજની માટે પૂરતો સમય કાઢી લેતા હતા। તેમના જ પ્રયત્નોને લીધે અમદાવાદમાં લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અને નેहरू વિકાસ સંસ્થાનની સ્થાપના થઈ। અહીં તેઓ સામાન્ય માણસની વિજ્ઞાન પ્રત્યે रुचि जागृत करवा माटे कार्य करता रहिया। ठीक है, इस प्रकार हम इसका अनुवाद करेंगे। आगे है भाषा सज्जता। पढ़िए और समझिए। यह किताब कोकिला की है। दूसरा वाक्य है लड़का गेंद से खेल रहा है। तीसरा वाक्य है दरवाजे पर कोई है। चौथा वाक्य है प्रीति के पास कुछ तो है। यहाँ पर है तो उपयुक्त वाक्यों के आधार पर प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। यहाँ पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने। किताब किसकी है? तो यहाँ पर किताब किसकी है? कोकिला की है, बराबर है। दूसरा है कौन खेल रहा है? तो लड़का। ऊपर का जो वाक्य है उसी के आधार पर हमें यह प्रश्न करना है। दरवाजे पर कौन है? तो यहाँ पर तो कोई नहीं है, सिर्फ कोई है तो कोई, बराबर है। प्रीति के पास क्या है? तो कुछ, यहाँ पर है कुछ। यहाँ पर हमने देखा कि पहले दो प्रश्न में हम नाम आता है कि यहाँ पर कोकिला के पास किताब है, यहाँ लड़का खेल रहा है, लेकिन ये जो दो प्रश्न है उसमें कोई और कुछ है, तो निश्चित किसी वस्तु का हमें पता नहीं चलता है। इन दो वाक्यों में हमें निश्चित जवाब मिलता है कि ये निश्चित है, कोकिला के पास ही किताब है और लड़का ही खेल रहा है। लेकिन इस दो वाक्य में हमें कुछ निश्चित नहीं होता है। उपयुक्त वाक्य 1 और 2 में आप व्यक्ति या वस्तु का नाम बता सकते हैं। इन दो वाक्यों में आप वस्तु या व्यक्ति का नाम बता सकते हैं, लेकिन 3 और 4 में आप निश्चित व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं बता सकते हैं। इन दो वाक्यों में हम निश्चित व्यक्ति या वस्तु का नाम बता सकते नहीं हैं, क्योंकि दरवाजे पर कोई भी हो सकता है दरवाजे पर। ठीक है। प्रीति के पास कुछ भी हो सकता है, प्रीति के पास भी कुछ भी हो सकता है, वो हम बता सकते नहीं है कि प्रीति के पास किताब है, गेंद है, सब्जियां है, फल है, फ्रूट है, क्या है हमें कुछ नहीं पता है। वैसे दरवाजे पर कोई व्यक्ति है, लड़का है, लड़की है, या फिर कोई कुत्ता है, कोई प्राणी है, कोई भी हो सकता है। तो इसीलिए इन दोनों वाक्यों में हम बता नहीं सकते हैं कि कौन है। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम। पहले दो वाक्यों में निश्चितता है, अतः जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध करवाया जाए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह या वह। हमने पहले दो वाक्यों में देखा कि हमें पता चल जाता है कि कोकिला के पास ही किताब है और लड़का ही खेल रहा है। तो ये जो सर्वनाम है, ये जो दो वाक्य है उसमें हमें निश्चित रूप से वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे यह या वह, यह किताब है, यही किताब है, वह किताब है, वही किताब है और दूसरी कोई किताब नहीं है। इस प्रकार आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरे और चौथे वाक्य में अनिश्चितता है, अतः किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय न हो तब अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई, कुछ। तीसरे और चौथे वाक्य में हमें निश्चित रूप से पता नहीं चलता है कि कौन आया है और या प्रीति के पास क्या है, इसीलिए
ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय बोध निश्चय न हो तब अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि कोई, कुछ, क्या, ऐसे जब शब्द आते हैं तो वैसे उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम दिए गए हैं। जिस किसी से हमें निश्चित बोध होता है किसी वस्तु या व्यक्ति का, तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है, और किसी वस्तु और व्यक्ति का हमें निश्चित रूप से बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये छठा पाठ समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का अभ्यास करेंगे। थैंक यू।